हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल एग्जाम अटेंशन पर आपका स्वागत है। आज हम लोग सीटेट पेपर सेकंड जो 2000 जनवरी 2021 में हुआ था, उसी पेपर का एनालिसिस करेंगे और उसका आंसर देखेंगे। बच्चों का विकास और शिक्षा शास्त्र, इस पर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रश्न है, एक बाल्यावस्था के दौरान विकास कैसा होता है? धीमा होता है और मापा नहीं जा सकता, या फिर सेकंड है कई स्तरों पर होता है और जटिल होता है, केवल मात्रात्मक परिवर्तनों से मिलकर बना होता है, या फिर चौथा है अव्यवस्थित और असंबद्ध होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कई स्तरों पर होता है और जटिल होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? तो ऑप्शन नंबर एक है, एक बच्चे के स्वतंत्र प्रदर्शन के वर्तमान स्तर और उस स्तर के बीच का क्षेत्र जिसे बच्चा वयस्कों और अधिक कुशल साथियों की मदद से प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन नंबर दो है, ऐसी गतिविधियों की श्रेणी जो बच्चे की आयु के अनुसार उसे करने चाहिए पर वो नहीं कर पाता। ऑप्शन नंबर थ्री है, वह प्रक्रिया जहां दो व्यक्ति जिनकी आरंभिक समझ अलग होती है साझा समझ तक पहुंचते हैं। ऑप्शन नंबर चार है, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के बड़े सदस्यों द्वारा निर्धारित कार्यों को सीखते हैं। तो दूसरे का पहला ऑप्शन सही होगा, एक बच्चे के स्वतंत्र प्रदर्शन के वर्तमान स्तर और उस स्तर के बीच का क्षेत्र जिसे बच्चा वयस्कों और अधिक कुशल साथियों की मदद से प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार औपचारिक क्रियात्मक चरण में बच्चे हाइपोथेटिक डिडक्टिव तर्क और प्रस्तावित सोच करने में सक्षम होते हैं। ऑप्शन नंबर दो है, केंद्रीकरण और विचारों की अपरिवर्तनीयता से बंधे होते हैं। ऑप्शन नंबर तीन है, संयोजक वर्गीकृत और श्रेणीबद्ध नहीं कर पाते। ऑप्शन नंबर चार है, नाटकीय कल्पना और प्रतीकात्मक खेल में संलग्न होना शुरू कर देते हैं। इसका सही उत्तर है हाइपोथेटिक डिडक्टिव तर्क और प्रस्तावित सोच करने में सक्षम होते हैं। फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति मानते हैं कि वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने से सकारात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित होती है? तो ऑप्शन नंबर एक इसका है, दंड व आज्ञाकारिता प्रेक्षण। ऑप्शन नंबर दो है, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का प्रेक्षण। ऑप्शन नंबर थ्री है, उपयोगितावादी उद्देश्य प्रेक्षण। और ऑप्शन नंबर चार है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत प्रेक्षण। तो इसका सही उत्तर आप लोग भी सोचकर बताएं। इसका सही उत्तर होगा सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का प्रेक्षण। हम अगला प्रश्न देखते हैं, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धिमत्ता सिद्धांत के अनुसार सही मेल वाली जोड़ी कौन सी है? स्थानिक में चिकित्सक, आंतरिक व्यक्तित्व विक्रेता होता है, कि ऑप्शन नंबर तीन में भाषिक शिल्पकार सही है, ऑप्शन नंबर चार में शारीरिक किनेस्थेटिक खिलाड़ी। तो उसका सही जोड़ा है शारीरिक किनेस्थेटिक खिलाड़ी होता है। फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं, लियो बेगोत्स्की के अनुसार ऑप्शन नंबर एक है, भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑप्शन नंबर 2, बच्चे भाषा अधिग्रहण उपकरण से भाषा सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 3, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। ऑप्शन नंबर 4, इस्किमाओं के परिपक्व होने से संज्ञानात्मक विकास होता है। तो आप लोग बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम के दौरान शिक्षार्थियों का आकलन, यानी उनका आकलन कैसे किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है, बच्चों के सीखने में बिल्कुल भी सहायक नहीं होता। ऑप्शन नंबर 2 है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर 3 है, अभिभावकों को प्रतिक्रिया देने के लिए उच्च, निम्न और अप्राप्त प्रतिभाओं की पहचान करने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर 4 है, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बच्चों की समझ के अंतर्दृष्टि देता है और शिक्षक को अपनी शिक्षा शास्त्र पर चिंतन करने में मदद करता है। अब आप लोग सोच कर बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन 4 सही है। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बच्चों की समझ की अंतर्दृष्टि देता है और शिक्षक को अपनी शिक्षा शास्त्र पर चिंतन करने में मदद करता है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, लैंगिक रूढ़ियों को घटाने तथा सभी लिंगों के विकासात्मक संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावी कक्षा रणनीति है। ऑप्शन नंबर 1 है, लैंगिक जैविक भेदभाव की उपेक्षा और खारिज करता है। ऑप्शन नंबर 2 है, समाज में दर्शाई गई लिंग भूमिकाओं को मजबूत करना। ऑप्शन नंबर 3 है, समान लिंग क्षमता समूह बनाना। ऑप्शन नंबर 4, मिश्रित लिंग गतिविधि समूह बनाना और चर्चा को प्रोत्साहित करना। अब इसका कौन सा ऑप्शन सही है, चलिए देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, मिश्रित लिंग गतिविधि समूह बनाना और चर्चा को प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, कक्षा में बहुभाषावाद को शिक्षकों द्वारा किस रूप में समझा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है, एक संपत्ति और स्रोत। ऑप्शन नंबर 2 है, एक बाधा। ऑप्शन नंबर 3 है, एक समस्या। ऑप्शन नंबर 4 है, एक प्रणालीगत मुद्दा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, एक संपत्ति और स्रोत। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, एक बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें ऑप्शन नंबर 1, शिक्षक पाठ्य पुस्तक को ज्ञान का मात्र स्रोत मानता है। शिक्षक छात्रों को उनकी क्षमताओं के आधार पर अलग कर देता है। शिक्षक बच्चों का व्यवहार नियंत्रित करने हेतु पुरस्कार व दंड का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर 4 है, शिक्षक लचीला होता है तथा व्यक्तिगत बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, शिक्षक लचीला होता था, व्यक्तिगत बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 11 है, किस सिद्धांतकार के अनुसार सांस्कृतिक उपकरण बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लियो वेगोत्स्की, जीन पियाजे, अल्बर्ट बंडूरा, बीएफ स्किनर। इसका कौन सा उत्तर सही है। इसका सही है ऑप्शन नंबर 1, लियो वेगोत्स्की। ऑप्शन नंबर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12,
निम्न में से कौन आंशिक रूप से दृष्टिहीन छात्रों के लिए उपयुक्त शिक्षण सामग्री नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है बड़े अक्षरों वाली पुस्तकें। ऑप्शन नंबर 2 है त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट। ऑप्शन नंबर 3 है बोलने वाली पुस्तकें, फेल्ट, बुलेटिन बोर्ड। ऑप्शन नंबर 4 है छोटी प्रिंट वर्कशीट। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका होगा छोटी प्रिंट वर्कशीट। ये दृष्टिहीन छात्रों के लिए शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है समावेशी शिक्षा के पीछे मूल धारणा क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है छात्रों को उनकी क्षमताओं के आधार पर अलग कर वोकेशनल ट्रेनिंग देना। ऑप्शन नंबर 2 है उनके विकलांगताओं के आधार पर निदानात्मक लेबल लगाना। ऑप्शन नंबर 3 है विभिन्न विकलांगता वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षा संस्थानों की व्यवस्था करना। ऑप्शन नंबर 4 है यह दर्शन कि सभी बच्चों का सामान्य स्कूल में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो इसका कौन सा सही ऑप्शन होगा? इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। यह दर्शन कि सभी बच्चों का सामान्य स्कूल में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। प्रश्न नंबर 14 है प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 है बोरियत से बचाने के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य और गतिविधियां देना। ऑप्शन नंबर 2 ऐसे प्रश्न देना जो समन्वयी सोच की आवश्यकता हो। ऑप्शन नंबर 3 है समस्याओं को हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश देना। ऑप्शन नंबर 4 है स्मृति आधारित परीक्षण देना। तो इसका कौन सा उत्तर सही होगा? इसका सही होगा नंबर 1 बोरियत से बचाने के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य और गतिविधियां देना, यही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 डिसलेक्सिया वाले बच्चों की पहचान किससे की जा सकती है? ऑप्शन नंबर 1 है उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर। ऑप्शन नंबर 2 एक पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य जांच से। या ऑप्शन नंबर 3 उनकी पढ़ने और लिखने की क्षमताओं का विश्लेषण करके। या फिर 4 है उनकी जटिल उच्च स्तरीय समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का आकलन करके। 15 का कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है उनकी पढ़ने और लिखने की क्षमताओं का विश्लेषण करके। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 16 वंचित और उपेक्षित पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों से संबंधित किस रणनीति को प्रभावी नहीं माना जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 है उनकी आवश्यकताओं और चुनौतियों को समझने के लिए शिक्षार्थियों से बात करना। ऑप्शन नंबर 2 है शिक्षार्थियों से कहना कि वे स्कूल के बाहर ट्यूशन में नामांकित हों ताकि शिक्षक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े। ऑप्शन नंबर 3 है छात्रों को मध्यम चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना और उपयुक्त समर्थन देना। ऑप्शन नंबर 4 है गतिविधियों पर काम करने के लिए सहयोगी समूह बनाना और छात्रों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसका सही उत्तर होगा 16 का 2 सही होगा। शिक्षार्थियों से कहना कि वे स्कूल के बाहर ट्यूशन में नामांकित हो ताकि शिक्षक को उन पर अधिक ध्यान न देने पड़े, ये गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 बच्चों का शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य उनके सीखने पर ऑप्शन नंबर 1 है कोई प्रभाव नहीं डालता।
ऑप्शन नंबर 2 महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर 3 संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 थोड़ा महत्व रखता है। तो इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, कक्षा में अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है छात्रों को अपनी भावनाओं और प्रेरणा को नियंत्रित करने में मदद करनी चाहिए। नंबर 2 स्टेटमेंट है छात्रों को उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकृत और लेबल करना चाहिए और एबिलिटी ग्रुप बनाना चाहिए। और स्टेटमेंट नंबर 3 है बच्चों के बीच संवाद और चर्चा को बढ़ावा देना चाहिए जिससे बहुदृष्टिकोण बने। और स्टेटमेंट नंबर 4 है कक्षा में विविधता की अनदेखी कर मानक निर्देश पद्धतियों का पालन करना चाहिए। अब देखो इसमें कौन सा सही है। इसमें चौथा तो होगा नहीं क्योंकि अनदेखी करना है, तो अनदेखी में ये गलत हो जाएगा। तो चलिए 2 ऑप्शन तो आपके इसे गलत हो गए, जिसमें 4 है वो दोनों गलत हो गए। आप देखना है फिर छात्रों को उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकृत और लेबल करना चाहिए और एबिलिटी ग्रुप बनाना चाहिए, ये भी नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हुआ। इसलिए ऑप्शन इसका 1 सही हुआ। यानी छात्रों को अपनी भावनाओं और प्रेरणा को नियंत्रित करने में मदद करनी चाहिए और बच्चों के बीच संवाद और चर्चा को बढ़ावा देना चाहिए जिससे वो बहुदृष्टिकोण बने। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है सीखना एक, फिर और लिखा है उसके बाद प्रक्रिया। तो सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है जटिल सक्रिय, ऑप्शन नंबर 2 दिया है सरल रैखिक, ऑप्शन नंबर 3 है सरल और व्यक्तिगत, ऑप्शन नंबर 4 है जटिल और निष्क्रिय। तो इसका होगा सीखना एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। चलिए फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है अर्थपूर्ण सीखने के लिए शिक्षक को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को क्या करना चाहिए? नंबर 1 है निरस्त करना चाहिए, नंबर 2 उपेक्षा करना चाहिए, नंबर 3 समझना चाहिए और नंबर 4 उपेक्षा करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा 3 समझना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या की कक्षा में सीखने का वातावरण बनाना महत्वपूर्ण है बजाय किसके? तो फिर इसका है प्रश्न ऑप्शन नंबर 1 सहयोगी, फिर प्रतिस्पर्धात्मक, ऑप्शन नंबर 2 है प्रतिस्पर्धात्मक सहयोगी, ऑप्शन नंबर 3 है भयभीत सहायक, ऑप्शन नंबर 4 है प्रतिस्पर्धात्मक सहायक। तो इसका पहला होगा कक्षा में सहयोगी सीखने का वातावरण बनाना महत्वपूर्ण है बजाय कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धात्मक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 है किसी छात्र को सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए कौन सी प्रेरक रणनीति प्रभावी है? ऑप्शन नंबर 1 है विशेषकर जब छात्र नई कौशल सीख रहे हों तो स्कैफोल्डिंग प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 2 है सीखने की जगह काम पूरा करने पर जोर देना। ऑप्शन नंबर 3 है बहुत आसान कार्य देना। ऑप्शन नंबर 4 है काफी प्रतियोगिताएं बनाना। अब इसका कौन सा उत्तर सही है आप लोग बताएं। इसका होगा ऑप्शन नंबर 1 विशेषकर जब छात्र नई कौशल सीख रहे हों तो स्कैफोल्डिंग प्रदान करना चाहिए।
चलिए फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों की सोच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है, बच्चे अपने आसपास के विभिन्न घटनाओं के बारे में अपनी ही थ्योरी बनाते हैं। बच्चे खुद से अवधारणाओं के बारे में नहीं सोच पाते और शिक्षकों का मुख्य कार्य सूचना प्रदान करना। बच्चे सक्रिय रूप से अपने आसपास की घटनाओं के बारे में सोचते हैं और अन्वेषण की इच्छा रखते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में सीखने की जिज्ञासा के साथ जन्म लेते हैं। अब इसका कौन सा ऑप्शन गलत है? तो बच्चों की सोच के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 होगा, क्योंकि इसमें लिखा है बच्चे खुद से अवधारणाओं के बारे में नहीं सोच पाते, तो सोच लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 24 है, बच्चों की स्कूल में असफलता क्या सिद्ध करती है? इसके लिए ऑप्शन नंबर 1 दिया है, ये बताती है कि वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे सीखने में सक्षम नहीं होते। ऑप्शन नंबर 2 है, ये संकेत करती है कि स्कूल इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों को पूरा करने में असफल रहा है। ऑप्शन नंबर 3 है, यह पुष्टि करती है कि इन बच्चों में आनुवंशिक जन्म दोष हैं और इसलिए उन्हें स्कूल से हटाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 है, यह दर्शाती है कि माता पिता अपने बच्चों को सीखने में समर्थन देने में असमर्थ हैं। इसका कौन सा उत्तर आपका सही होगा? यानी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, क्योंकि ये संकेत करती है कि स्कूल इन बच्चों की आवश्यकताओं को और रुचियों को पूरा करने में असफल रहा। चलिए फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, समूह में काम करके एक दूसरे को पढ़ाकर और मदद करके बच्चे, ऑप्शन नंबर 1 है, अपने विचार प्रक्रियाओं पर चिंतन कर पाते हैं और संज्ञानात्मक गतिविधि के उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है, गलत धारणाएं विकसित कर सकते हैं जो उनके सीखने में बाधा डालती है। ऑप्शन नंबर 3 है, ध्यान भटक कर यह प्रभावी शिक्षण रणनीति नहीं बनती है। ऑप्शन नंबर 4 है, प्रतिस्पर्धी प्रवृत्तियां विकसित करते हैं जो सीखने में बाधा डालती है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, अपने विचार प्रक्रियाओं पर चिंतन कर पाते हैं और संज्ञानात्मक गतिविधि के उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, किस प्रकार की कक्षा में शिक्षक अपनी शिक्षा शास्त्र को अनुकूलित करते हैं और व्यक्तिगत छात्रों के लिए मूल्यांकन में विविधता लाते हैं? तो इसके ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन नंबर 2 है प्रगतिशील, ऑप्शन नंबर 3 है पाठ्य पुस्तक केंद्रित, ऑप्शन नंबर 4 है व्यवहारवादी। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही होगा प्रगतिशील, प्रगतिशील। अगला देखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है या आपको हेल्पफुल लग रहा है, सीटेट परीक्षा के लिए आपके लिए उपयोगी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपको परीक्षा तारीख तक आपके साथ जरूर जुड़े रहेंगे और ये आशा करते हैं कि आपको बहुत फायदा यहाँ से मिलेगा। धन्यवाद।